हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 20 जून। 20 जून के न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, हिंदुस्तान और प्रभात खबर के महत्वपूर्ण आर्टिकल को। इस वीडियो में कुल 8 आर्टिकल है जो कि किसी भी पीसीएस परीक्षा, खास करके बीपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है 14 नेताओं से वार्ता में तय होगा जम्मू कश्मीर का सियासी भविष्य। मतलब जब से जम्मू एंड कश्मीर को जो है संयुक्त यूटीज़ बनाया गया है, यूनियन टेरिटोरीज बनाया गया है, ठीक है, तब से जो है वहाँ पर चुनाव नहीं हुई है। तो चुनाव होने को लेकर के कयास जताया जा रहा है। इसको लेकर के जो है 24 जून को बैठक होगा और बैठक का मुद्दा क्या होगा ये अभी नहीं बताया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी 24 जून को। किसी भी दल को बैठक का एजेंडा नहीं बताया गया है, पर बात जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर ही होगी। तो इसमें जो है ये है कि सभी जम्मू कश्मीर के जो जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व के, उनको न्योता दिया गया है इस मीटिंग में भाग लेने के लिए, है ना। तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया तेज करते हुए विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने के लिए प्रदेश के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 4 पूर्व उप मुख्यमंत्रियों समेत 8 दलों के 14 वरिष्ठ नेताओं को बातचीत के लिए न्योता भेजा है ना। तो वहाँ के प्रमुख दल हैं, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है उमर अब्दुल्ला के, उन सारे लोगों को, पीडीपी के जो है महबूबा मुफ्ती, सबको जो है आमंत्रण किया गया है। अब देखिए 24 जून को बैठक होगी, उसमें क्या निकलता है, बैठक में किस मुद्दे पर बात होती है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर होती है तो आखिर खास करके किस मुद्दे पर होती है। अगला है टॉपिक, वैक्सीन जागरूकता के लिए जान है तो जहान है अभियान चलाया गया। ये जो है राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज़ में है। वैक्सीन जागरूकता के लिए जान है तो जहान है अभियान चलाया गया। चूँकि है क्या कि वैक्सीन को लेकर के कुछ जो असामाजिक तत्व है, जो भ्रम फैलाए हुए हैं कुछ संप्रदाय के लोगों में, तो वो लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं, वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। इसलिए इसके लिए जो है अल्पसंख्यक मंत्री जो रहे हैं नकवी साहब, इन्होंने इनके माध्यम से अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से 21 जून से वैक्सीनेशन के चौथे चरण की हो रही है शुरुआत। इस तरह की शुरुआत हो रही है। तो इसके लिए जो है एक कैंपेनिंग चलाने का, जागरूकता जगाने के लिए जान है तो जहान है अभियान चलाया जा रहा है। 21 जून को जो है उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र रामपुर से इसका जो है नकवी करेंगे अभियान की शुरुआत, है ना। ये शुरुआत वहाँ से होगा, है ना। तो इस तरह से, और धर्मगुरुओं, सभी धर्म के धर्मगुरुओं से भी अपील किया गया है कि वो भी जो है अपने स्तर से लोगों को जागरूक करें और लोगों में जो फैली भ्रम है उसको दूर करें। तो यही एक खास बात है, इसमें और कोई बात नहीं है। अगला है देखिए, नक्सलियों की मदद कर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा चीन। अभी हाल फिलहाल में मालदा जो है, मालदा के जिला के आसपास में भारत और बांग्लादेश का जो सीमा है, वहाँ पर एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था। जिसका संदिग्ध चीनी नागरिक था, जिनका नाम था हान जुनवेई। इनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में लगातार सनसनीखेज जानकारियां मिल रही है। अब वो भारत के खिलाफ चीन की एक बड़ी साजिश का पता चला है। उनसे पूछताछ में पता चला है कि नक्सली गतिविधियों को बढ़ावा देकर भारत को अस्थिर करने की साजिश थी। चीनी सेना के इशारे पर वो काम कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर आशंका है कि चीनी सेना की ओर से नक्सली गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए धन की भी उपलब्ध कराया जाता था। तो ये है जो है इस तरह का है। इसमें क्या क्या, इसमें लैपटॉप भी में छिपे थे राज। उनके लैपटॉप जो मिला था उसमें बहुत राज छिपा था। बंगाल के जंगल महल से लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक के नक्सली क्षेत्र से जुड़ी थी इनकी महत्वपूर्ण बातें पता चली हैं। मतलब इस जंगलों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें पता चली हैं। नेपाल के नक्सलवाद के बारे में भी जानकारी मिली है। अब तक की जांच व लैपटॉप में मिली जानकारी से स्पष्ट है कि हान चीन का जासूस ही है। ये जो व्यक्ति पकड़ाया है वो चीन का जासूस है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के इशारे पर वह काम करता है। आशंका है कि भारत में नक्सली गतिविधियों की जानकारी समेत वह अन्य सूचनाएं भी PLA को भेज रहा है, मतलब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को भेज रहा है, जो कि वहाँ चीन का खुफिया एजेंसी है। ठीक, ये तो यही है, अभी पकड़ाया था यह चीनी जासूस। तो अगला है देखिए, सरकार ने आयकर और कॉरपोरेट टैक्स से ज़्यादा कमाई तो पेट्रोल डीजल से कर ली। मतलब ये पहली बार है कि देश के इतिहास में जो कि पेट्रोल डीजल से जितना
टैक्स वसूला वो इनकम टैक्स से अधिक रहा। ये इसलिए ये न्यूज में आया। ठीक है, यह जो है इसमें कहा गया कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से जब देश में ज़्यादातर लोगों की आमदनी घट रही थी, तब राहत देने के बजाय सरकार ने महंगे पेट्रोल डीजल का बोझ डाल दिया। ये पहला मौका है जब आयकर के रूप में लोग जो है आयकर से ज़्यादा कमाई पेट्रोल डीजल से सरकार की है। पेट्रोल डीजल की टैक्स से जो है सरकार कमाई की है। तो इसमें यह है कि आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो आयकर में जो इस बार हुआ, लोगों ने 4.69 लाख करोड़ रुपए भरे आयकर, है ना, इनकम टैक्स। जबकि पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगता है उसमें जो वैट के रूप में 5.25 लाख करोड़ की आमदनी सरकार को हुई है। यहाँ पर देखें तो इनकम टैक्स से अधिक कमाई तो एक्साइज ड्यूटी से जो है इसमें जो लगता है पेट्रोल डीजल में, उससे कमाई कर ली है सरकार ने, इसलिए तो महंगा है। तो ये पेट्रोल डीजल पर एक्साइज और वैट के अलावा आधा दर्जन से ज़्यादा छोटे टैक्स, शुल्क व सेस लगते हैं। सेस वगैरह भी लगता है, उससे भी सरकार को कमाई हुई है। इनकम टैक्स से अधिक कमाई ये पहली बार है, इसलिए ये न्यूज में आया, इसलिए इसको देखना जरूरी था। ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स के रूप में 4.57 लाख करोड़ रुपए ही जमा किए गए, वो भी जो है इससे कम ही रहा। कॉरपोरेट टैक्स का मतलब होता है निगम कर। निगम कर से भी अधिक इस बार जो है ये पेट्रोल उत्पाद से कर मिला है। ठीक, तो नेक्स्ट है, देखिए कट्टरपंथी इब्राहिम रईसी होंगे ईरान के नए राष्ट्रपति। अब देखिए ये कट्टरपंथी इब्राहिम रईसी होंगे ईरान के नए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव में ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। राष्ट्रपति चुनाव में भारी मतों से जीते खामनेई के करीबी हैं। वो खामनेई जीते हैं लेकिन उनके करीबी है ये इब्राहिम रईसी। इनको जो है राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो मुख्य न्यायाधीश रईसी पर अमेरिका ने लगा रखा है प्रतिबंध। ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं जो अभी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में कट्टरपंथी उम्मीदवार इब्राहिम रईसी को भारी मतों से जीत मिली है। वह अगस्त में मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी की जगह लेंगे। रईसी देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के करीबी हैं, है ना। वहाँ के एक सर्वोच्च नेता है खामनेई, उन्हीं के करीबी हैं और ये अब राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर के अमेरिका में इन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ठीक है, यूरोपीय कंट्री और अमेरिका जो है इस पर प्रतिबंध लगा कर रखा है ना। अमेरिका और यूरोपीय देश के मुखर ये आलोचक रहे हैं, इसलिए यूरोपीय देश और अमेरिका जो है इसको प्रतिबंध लगा करके रखा है और इससे जो है इसको अच्छा नहीं मानते हैं, है ना। ये है, तो नए राष्ट्रपति ईरान के होंगे, है ना, राष्ट्रपति होंगे इब्राहिम रईसी। ठीक, संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में सैन्य शासन को दिया करारा झटका। म्यांमार में जैसा कि जानते हैं फरवरी से ही जो है जुंटा का जो है सैनिक शासन लागू है। तो वहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र के महासभा में जो मीटिंग हुई थी, तो एंटोनियो गुतेरस के द्वारा जो है वहाँ पर इस मीटिंग में जो है सभी देश सर्वसम्मति से करके जो है जुंटा शासन को चेताया है। कहा है कि संयुक्त राष्ट्र जो है म्यांमार के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित करते हुए सैन्य शासन जुंटा को करारा झटका दिया। प्रस्ताव में सैन्य शासक को फटकार लगाते हुए कहा कि वे 5 माह से सत्ता पर किए गए कब्जा को तुरंत समाप्त करें, जेल में बंदी सभी नेताओं को छोड़ें, है ना। जुंटा को विरोधियों की हत्या बंद करने के लिए कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में म्यांमार पर लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में 191 सदस्य देशों ने मतदान किया था। ठीक है, तो इस तरह का मतदान से भारत रहा अलग। हालांकि भारत जो है इस मतदान से अलग रहा, है ना। तो ये है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में म्यांमार पर लाए गए प्रस्ताव पर भारत वोटिंग से अलग रहा। भारत ने प्रस्ताव पर कहा कि यह जल्दबाजी में लाया गया है और उसके विचार इस प्रस्ताव में परिलक्षित नहीं होते हैं। भारत के साथ ही पड़ोसी देश चीन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, लाओस और रूस भी अनुपस्थित रहे, है ना। तो वो सब भी वोटिंग नहीं किया। भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि प्रस्ताव बिना पड़ोसी देशों की सलाह के लाया गया था, इसलिए वे शामिल नहीं हुए। अब अगला देखिए, बिहार से खबर है। बिहार में 35% सीओ और बीडीओ की महिलाएं होंगी। महिलाओं को सशक्त बनाने और सक्षम बनाने की दिशा में मुहिम चलाई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। क्षेत्रीय प्रशासन में जो है बीडीओ, सीओ और थाना अध्यक्ष की जो नियुक्ति होगी उसमें 35% भागीदारी महिलाओं की होगी। इस तरह का निर्णय लिया गया है। अभी जो है फरवरी में बजट आया था बिहार का, उसमें यह जो है 7 निश्चय 2 योजना चलाया गया था, जिसमें से एक था सशक्त महिला सक्षम महिला। तो इसी को मूर्त रूप देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को हर सेक्टर में लगभग आरक्षण दे करके उसे सशक्त बनाने का प्रयास
कर रहा है। जैसे कि पहले से जो है पुलिस के क्षेत्र में 35% आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक में 50%, सामान्य नौकरी में 35%, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक में 35%, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में दाखिला को लेकर के 33% अभी हाल फिलहाल में दिया गया। खेल विश्वविद्यालय में एडमिशन को लेकर के 33%, अभी खेल विश्वविद्यालय भी नया बन रहा है राजगीर में, तो इसमें भी 33%। पहले से ही ऑलरेडी 2006 से ही पंचायती राज में जो है 50% और नगर निगम के चुनाव में भी 50% जो है उम्मीदवारी को लेकर के महिलाओं को आरक्षण ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो ये महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बिहार सरकार का अहम फैसला है। अभी हाल फिलहाल में भी जो कल परसों भी एक जो है महिला उद्यमी योजना, युवा महिला उद्यमी योजना भी लाएगा, जिसमें 10 लाख रुपया जो है दिया जाएगा उद्यम लगाने के लिए, तो वो भी एक अहम पहल है। 2 बच्चों की नीति पर आगे बढ़े उत्तर प्रदेश और असम। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें यह है कि सरकारी सुविधाओं को जनसंख्या नियंत्रण से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधि आयोग बना रहा है प्रस्तावित कानून का मसौदा बना रहा है, जिसमें यह है कि हम 2 हमारे 2 और बच्चे 2 ही अच्छे, ऐसी सोच रखने वाले के लिए उत्तर प्रदेश में जो है सरकारी योजनाओं का लाभ देने का जो है इस कानून में होगा। जो इसको अमल करेंगे, हम 2 हमारे 2 और हमारे बच्चे 2 ही अच्छे वाला कानून को, उसको जो है सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो ऑलरेडी इस पर जो है अध्ययन किया जा रहा है। ऑलरेडी कुछ योजनाओं में इस तरह का प्रयोग मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की है, तो उसका भी जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा टटोला जा रहा है। सामाजिक पहलुओं को देखा जा रहा है कि इसको लागू करने में कोई खामियां तो नहीं रहेगी। आसाम भी इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब देखिए, मेरे ख्याल से हर राज्य को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। आज के पेपर में इतना ही। धन्यवाद।